संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग और ये आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, जिनमें जीके और कंप्यूटर के संभावित प्रश्नों के साथ जो है, ये आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। आगामी परीक्षा आपकी दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अलावा यूपी पुलिस में भी ये आपके जो क्वेश्चन काम आएँगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, प्लस आपका दिल्ली पुलिस में आपका कंप्यूटर ऐड होता है, तो कंप्यूटर के इसमें 10 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन जो है आपके, वे सामान्य अध्ययन के होंगे। तो आज के जो 60 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करेंगे फटाफट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी आपका संसार अकेडमी के नाम से ही है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो रहेगा पांड्य वंश से संबंधित है, ठीक है। तो पांड्य वंश से संबंधित है आपका पहला क्वेश्चन आज का। तो इसमें जो आपका आंसर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं। पांड्य वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी, वो किस जगह पर स्थित थी, ये आपको इसमें बताना है। तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी, वो आपकी तमिलनाडु में एक शहर पड़ता है मदुरई, ठीक है। मदुरई के क्षेत्र में आपके पांड्य वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी? तो सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी? इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा महाजनपद काल में। महाजनपद काल में सबसे पहले व्यापारिक संघ या संगठन की स्थापना की गई थी, जिनको वैसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो सातवाहन से संबंधित है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के हुआ करते थे? तो सातवाहनों ने आपके किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ये आप सभी को पता होगा कि शीशे के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले जो शासक थे, वे सातवाहन वंश के शासक थे। तो शीशे के सिक्के इन लोगों के द्वारा जारी किए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। महावीर किस राजघराने से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो शाक्य मुनि कहलाते हैं। तो शाक्य वंश या शाक्य राजघराने से ये संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का जो आंसर रहेगा, वो ए सही होगा। शाक्य वंश से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका किस सुल्तान के काल में किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? खालसा भूमि जो है सरकारी भूमि को कहा जाता था। खालसा भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था और इसकी सीमाएं सबसे अधिक जो हुई थी, वो हुई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी सरकारी भूमि थी, उन सबको खालसा भूमि घोषित कर दिया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये देखिएगा, अब आपको सही चमक रहा होगा, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। भारत में 612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों के द्वारा 612 में अपने सबसे पहली फैक्ट्री, ओ सॉरी 1612 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वैसे तो आपकी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी और 1613 में, इसका सन गलत दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली स्थायी फैक्ट्री जो स्थापित की थी, वो की थी सूरत, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका ना तो आपका मसूलीपट्टनम दिया गया है, मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया गया है गोवा, हुगली और आरकोट, इसके अलावा सूरत। तो सूरत ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सूरत इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा सूरत होगा। वैसे सूरत में 1613 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था आपका गुजरात के क्षेत्र में। उसमें जीतने के बाद इन लोगों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और उसके बाद 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें आपका 12 दिया गया, तो इसको 13 कर लेते हैं, ठीक है। ये 13 रहेगा जी आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय आपके 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस समय इसके जो भारत के जो वायसराय थे, उनका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो है उन आपके 1916 से लेकर 1920 तक, 1916 से 1920 तक ये भारत के वायसराय रहे। इसके अलावा 1921 से 1926 तक लॉर्ड रीडिंग रहे हैं। लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय रहे। इरविन की बात करें तो ये आपके जो है, ये आपके 80 से लेकर और 85 सॉरी 84 से लेकर 88 तक रहे हैं। ये 1800
ये 1884 से लेकर 88 तक रहे हैं और कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड इरविन के समय, एक मिनट, लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन का काल था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो ये आपके 1926 से लेकर 1931 तक थे। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन थे। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 1920 तक रहा। लॉर्ड रेडिंग का काल 1921 से लेकर 1926 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे और इनका जो कार्यकाल था आपका, ये रहा आपका 1856 से लेकर 1861 तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा था। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था चेम्सफोर्ड के समय। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया? तो 1922 ईस्वी में 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी की घटना होने के कारण, चोरा चोरी की घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उस घटना के बाद ही 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और इसके बाद इनको 6 साल की सजा हुई थी, ठीक है। और इसी आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपका पैट में आया था भी, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? तो किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? तो कार्नवालिस के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम था सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय भी यही थे, सी राजगोपालाचारी, भारत के गवर्नर जनरल। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति, तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में इसका गठन किया गया था हंटर आयोग का, या इसी को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था बंगाल में, जिसका नाम था बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय संगीतज्ञ जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो कौन सा वो संगीतज्ञ था जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपना प्रदर्शन दिखाया गया? तो उनका नाम था आपका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। भारत एकमात्र भारतीय थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया था, अपने संगीत का प्रदर्शन किया था। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि अभी आपको चमक नहीं रहा, ठीक है, छोटा हो रहा है। चलिए जी, अब देखिए, अब शायद आपको ये सही चमक रहा होगा। हाँ, अब कंप्लीट चमक रहा है, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर और ताज के तहत पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और इसको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसी कारण इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय या ताज के तहत पहला वायसराय यही था। इसके बाद हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। मूसी नदी के तट पर आपका हैदराबाद शहर स्थित है। इसके बाद कावेरी जल विवाद कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें आ जाएगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें शामिल हैं। कावेरी जल विवाद जो है आपका, वो आपका किस किस राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। इसके अलावा इसमें देखिए, एक मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखिए, केरल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो केरल इसमें शामिल नहीं है, ये नहीं आएगा। इसमें केरल भी शामिल नहीं है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा और ना ही केरल है, ठीक है। तो फिर आपका ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आपका सी ऑप्शन सही होगा, वरना इसमें जो है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच जल बंटवारे को लेकर ये विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, सी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन के हिसाब से सी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त होता है? इनमें से किस खनिज से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है? तो यूरेनियम किससे प्राप्त किया जाता है, ये इसमें आपको बताना है। यूरेनियम जो है पिच
पिंच ब्लेड से जो है यूरेनियम की प्राप्ति होती है। पिंच ब्लेड से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। अयोध्या के मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या के मंदिर जो है आपके, अयोध्या पूरा का पूरा अयोध्या शहर ही आपका सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी को ही घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या शहर है और उसके मंदिर भी सारे इसी नदी के तट पर स्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म से ही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म से ही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म से ही सुमेलित है, इसमें ये आपको बताना है। देखिएगा, ठीक है, बोकारो जो है आपका झारखंड में है, भिलाई भी झारखंड में है, तो दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दुर्गापुर आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है, तो सी ऑप्शन सही होगा। राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, भिलाई और आपका बोकारो दोनों के दोनों झारखंड में है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इसमें ये आपका इसको आंसर बताना। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। सी आंसर इसका सही होगा। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? उत्तरी गोलार्ध में जो आपका ऊपरी जो क्षेत्र है, ठीक है, ये यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र है आपका, कर्क रेखा वाला क्षेत्र, ठीक है, उसमें उसमें उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर व्यापारिक पवन चलती है। तो इसका क्या कारण है, ये आपको इसमें बताना है। तो कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल जो होता है, ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण विषुवत रेखा से ऊपर की हवाएं ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और नीचे की हवाएं नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जिस कारण जो है उसको कोरियोलिस बल का जो ना उसी गति को, घूर्णन गति को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करेंगे। एक विस्तृत गलियारा जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है उसे क्या कहा जाता है? एक विस्तृत गलियारा जहां पर नदी और समुद्र का पानी आपस में मिल जाता है उसको एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। जहां पर नदी और समुद्र का पानी, नदी का पानी समुद्र में जाकर गिरता है तो उसको एस्चुरी या आपका ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। अगर बाहर वो रुक जाता है पानी उसका, ठीक है, और बाहर किसी मैदानी क्षेत्र का निर्माण करता है तो उसको डेल्टा कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और अरबों के द्वारा ही भारत में पहली बार इस शब्द का यूज किया गया था। तो अरबी भाषा का शब्द है आपका मानसून। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो जंगलों को काट देना, जंगलों की कटाई मिट्टी के कटाव का सबसे प्रमुख कारण होता है, क्योंकि जंगल जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो मिट्टी को अपने जड़ों के माध्यम से जकड़े रहते हैं, जिस कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता। तो जंगलों की कटाई मिट्टी का प्रमुख कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो धारा है, लेब्राडोर जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, लेब्राडोर जो धारा है आपकी ये ठंडी जलधारा जो बेफिन की खाड़ी के आसपास चलती है, बेफिन की खाड़ी के आसपास जो है ये देखने को मिलती है। बेफिन की जो खाड़ी है उसके आसपास ये चलती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्यतः कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो सबको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें कई सारे आपके आंसर हैं तो इसको देखिएगा एक बार। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो देखिए, एक तो जो है इसमें प्रधानमंत्री तो नहीं कर सकते, इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर नहीं करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं और राष्ट्रपति स्वतः भी कर सकते हैं। दोनों सही हैं इसमें वैसे। ठीक है, दोनों इसमें सही हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भी लोकसभा को पहले ही भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति उसको स्वतः भी भंग कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति स्वतः तब भंग करेंगे जब आपका सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो। जब सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया हो तो ऐसे में राष्ट्रपति स्वतः उसको भंग कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर सही नहीं होगा। इसका जो देखिए, इसमें नहीं कहा गया है कि जब जो है लोकसभा ने भंग खो दिया है, ठीक है, लोकसभा ने अपना बहुमत खो दिया है या सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है तो उस समय कौन लोकसभा को भंग करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 85 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा, वो सॉरी, मंत्रिपरिषद या
प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, या लोकसभा ने अपना जो है बहुमत खो दिया हो, या सरकार ने अपना बहुमत खो दिया हो, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति स्वतः लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, 73। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए थे? तो सबसे पहले इस अधिनियम के लागू होने के बाद किस राज्य में सबसे पहले आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसके द्वारा आपका पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के तुरंत बाद जो है तुरंत बाद जो पंचायत के चुनाव कराए थे, तो मध्य प्रदेश के द्वारा कराए गए थे। वैसे आपका पंचायतों को लागू करने वाला सबसे पहला जो क्षेत्र था आपका नागौर था, राजस्थान में 1959 में किया था, 2 अक्टूबर 1959 को, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका जो है उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है, तो किसमें मिलती है? तो प्रस्तावना में मिलती है, ठीक है। प्रस्तावना में जो है उन लोगों के मन में जो बातें थी, वे सारी उन बातों का जो है उल्लेख किया गया है, किसमें? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए, आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब तक एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें ए में दिया गया राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका गलत रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा के मेंबर को सीधे नहीं चुना जाता, ठीक है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बात सही है, ठीक है। ये आपका सही रहेगा। इसके अलावा शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई हैं, ठीक है। तो इस आधार पे भी संसदीय लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा आपका सी, ठीक है। सी रहेगा इसका सही आंसर। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत में एक संसदीय लोकतंत्र है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? सबको पता है कि 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। उसके बाद सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद नेपाली जोड़ी गई, उसके बाद कोंकणी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, और उसके बाद जो है आपकी एक और जोड़ी गई थी, मराठी जोड़ी गई, ठीक है। हाँ, मराठी जोड़ी गई, और सबसे लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वे जोड़ी गई हैं आपकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, हिंदी जो है भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, ठीक है। भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, तो इसका ये सही आंसर रहेगा। राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। संचार की भाषा भी नहीं है। केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच की संचार की भाषा नहीं, तो भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? भारत में पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये आपका आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित किया गया था। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, वो भी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है, महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित है। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण, यानी कि जब पूरी तरह से सामान का उत्पादन नहीं हो पाता, तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको इसमें बताना है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो सबसे मेन उद्देश्य था, वो था गरीबी को समाप्त करना या गरीबी हटाना, गरीबी हटाना, ठीक है। गरीबी हटाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखक या लेखिका कौन है? पुस्तक फ्रीडम बिहाइंड बार के लेखक कौन है, इसमें ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं आपके किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम है फ्रीडम बिहाइंड बार,
निम्न में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। द सेम जो है इनकी पुस्तक है, यही रहेगा। द स्टेनिक वर्जस ये भी इनकी पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। तो डाउनफॉल, डाउनफॉल इनकी पुस्तक नहीं है। आंसर आएगा आपका डाउनफॉल। डाउनफॉल जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेड ग्रैंड मैन ओल्ड के नाम से, मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं जो है इसको चार्जर लगा दूं, ठीक है। बैटरी इसकी हो गई है डाउन। एक मिनट जरा देखिएगा। ये स्टार्ट कर देते हैं। तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा, दादा भाई नेरोजी को गोल्ड, वो जो है आपका ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरस्कार का संबंध किससे है? जूल्ट जूल्स रिमेट जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है आपका फुटबॉल से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंध है? क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बॉक्सिंग में इसका यूज किया जाता है। बॉक्सिंग में इस खेल का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में शामिल नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो आपका यूएस ओपन भी है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन भी है और विलम्बडन भी है। तो आपका रह जाएगा गोल्ड फ्लैग ओपन। गोल्ड फ्लैग ओपन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया फुबिया, टिबिया फुबिया नामक हड्डी इनमें से कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके घुटने में पाई जाएगी, घुटने में पाई जाएगी, ठीक है। घुटना यानी कि टांग, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा बी, ठीक है। टिबिया फिबिया, टिबिया फिबुला जो होती है आपकी, वो आपकी पैर में होती है यानी कि टांग में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है या नुकसान होता है? तो आपका नुकसान जो होगा इसमें सोडियम क्लोराइड का नुकसान होता है। सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सामान्यतः क्षय या ह्रास होता है? तो सोडियम क्लोराइड का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन, इन सभी में से सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज्यादा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीन जो पाया जाता है गाजर में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंख में मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में क्या होता है, इसमें ये आपको बताना है। इसमें हो जाएगा आपका रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, ठीक है। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती हैं, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये आंसर सही होगा। 1 ग्राम वसा देती है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा 9 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम जो वसा होती है, फैट जो होता है, वो 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त उससे होती है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा जो बनती है वो बनती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपका रहेगा इसमें, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर जो सही रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, इसमें ये आपका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा डायोप्टर, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायरलेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वायरलेस जो होती है, ठीक है, तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये एक इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्कोनी। मार्कोनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया।
मार्कोनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया और ये इटली के वैज्ञानिक थे। इटली के वैज्ञानिक थे। 1909 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। 1909 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था इटली के वैज्ञानिक ने। मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया था। अब आपके जो हैं अगले 10 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं कंप्यूटर के रहेंगे, ठीक है। वे आपके कंप्यूटर के होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी का यूज किया जाएगा इसमें। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है या क्या उसको कहते हैं? तो उसको कहा जाता है माउस पैड। माउस पैड, ठीक है। कंप्यूटर के नीचे माउस की जो नीचे रखी रहती है एक आपकी चकोर सी, ठीक है, उसको माउस पैड कहा जाता है। माउस पैड कहते हैं उसको और उसी पर माउस को रखा जाता है जिससे माउस को चलाने में आसानी होती है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को जो कहा जाता है वो इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, जो बाहर निकलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जो बाहर निकलता है आउटपुट, जो अंदर जाता है इनपुट। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट निम्नलिखित में से किसको संभव बनाते हैं? तो डाटा देखना और प्रिंट करना, ये संभव होता है आपका आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए। वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इस पर जो परत होगी वो होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की परत होती है आपकी चुंबकीय डिस्क पर। आयरन ऑक्साइड की परत होती है इस पर, चुंबकीय डिस्क पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जाता है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो कहां पर स्टोर होगा? अस्थायी रूप से। तो ये जो स्टोर होता है आपका रैम में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो रैम में ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका अस्थायी रूप से स्टोर होता है और लाइट भागने पर यह समाप्त हो जाता है। लाइट भागने पर यह समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR में सी का पूरा नाम क्या है? ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है कैरेक्टर। सी का मतलब होता है कैरेक्टर। सी का मतलब होता है कैरेक्टर। कॉमन कॉमन एल्गोबेरिथिक लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो आपका सी का जो पूरा होगा, सी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए रेखानुकृतिक शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर में भाषा का प्रयोग किया जाएगा लोगो का, ठीक है। एक मिनट है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतिक की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का कोमाल आएगा इसका आंसर। कोमाल इसका सही आंसर होगा। कोमाल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। कोमाल का प्रयोग किया जाता है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। तो ये आज के आपके 60 क्वेश्चन थे। इसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे। इसके अलावा कंप्यूटर की अलग से भी आपकी क्लास कराई गई है, ठीक है। कंप्यूटर के भी आपकी 2-3 क्लासें आपकी जो है यूट्यूब पर मैंने डाल दी है। अलग से कंप्यूटर के ही क्वेश्चन, उसमें एक बार जो है पहली क्लास में 50 क्वेश्चन है, दूसरी में 100 क्वेश्चन है, इसके अलावा तीसरी में भी 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 200 क्वेश्चनों की क्लास कराई है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके ये आपका प्रैक्टिस सेट है, जो मैं इसमें केवल जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपके जीके के 50 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो चलिए नमस्कार।